वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स कॉटरी। मैं हूं आपका फ्रेंड एडवोकेट कैलाश और आज हम बात करने वाले हैं टॉपिक के ऊपर जिसमें कि एनसीईआरटी के 8वीं कक्षा के बुक में एक ऐसा चीज मेंशन किया गया जिसमें कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो कॉग्निजेंस लेना पड़ा, खुद ही उस पर एक्शन लेना पड़ा। तो आखिर एनसीईआरटी के क्लास 8 के बुक में क्या जुडिशरी के करप्शन से रिलेटेड कोई भी टॉपिक क्या वो मेंशन कर सकते हैं? क्या उनके पास ये अथॉरिटी है? क्या उन्हें यह अधिकार दिया गया है? और क्या किसी शैक्षणिक संस्थान को अगर वो किसी भी टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हैं और अगर उन्हें रोका जाए तो क्या ये फ्रीडम ऑफ स्पीच या एक डेमोक्रेसी के लिए जो है वो गलत नहीं है? क्या हम किसी टॉपिक पे बात भी नहीं कर सकते? क्या हम किसी मुद्दे पे बात नहीं कर सकते? आज हम ये सारी बातें इसी वीडियो के अंदर पूरा कवर करने वाले हैं, जो आखिर क्या पूरा मामला है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है वो क्यों इस पे सो मोटो कॉग्निजेंस लिया गया। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं इसके बारे में। देखिए, पहली बात तो ये, इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो है वो सो मोटो कॉग्निजेंस लिया गया है। सो मोटो कॉग्निजेंस क्या होता है इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक चैप्टर में क्लास 8 की बुक में यह भी जानना बहुत जरूरी है, जो क्लास 8 की बुक में यह मेंशन किया गया है। ठीक है, इंडियन जुडिशरी के बारे में जो है वो मेंशन किया गया, जुडिशियल करप्शन के बारे में एक चैप्टर, एक टॉपिक मेंशन किया गया, जुडिशियल करप्शन। एंड दिस इशू हैज ट्रिगर्ड द सीरियस कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट इन्वॉल्विंग द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, एकेडमिक ऑटोनॉमी एंड जुडिशियल डिग्निटी, साथ ही इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी। अब एक बात तो यहां पे डिग्निटी की कर रहा है, क्योंकि बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरा कानून व्यवस्था उन्हीं पे डिपेंड करता है। वो पूरे कानून व्यवस्था को मैनेज करने वाले हैं। अगर उस पे ही विश्वास खत्म हो जाए तो पूरा कानून व्यवस्था चलेगा कैसे? अगर मैं क्लास 8 के बच्चे को यह पढ़ा रहा हूं कि जुडिशरी के अंदर करप्शन है, तो फिर वो उस जुडिशरी के ऊपर विश्वास कैसे करेंगे? बहुत बड़ी बात उठती है। दूसरी बात यह है तो इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी, साथ ही यहां पे उठता है इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी के ऊपर। तो ये सारे मुद्दों पे जो है वो डिस्कशन हुआ और साथ ही इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सो मोटो कॉग्निजेंस लिया गया। तो पहले तो ये समझ लेते हैं जो आखिर सो मोटो कॉग्निजेंस होता क्या है। देखिए, सो मोटो कॉग्निजेंस एक ऐसा लैटिन वर्ड है, लैटिन टर्म है, जिसका मतलब होता है ऑन इट्स ओन मोशन, मतलब खुद ही स्टेप ले लेना। अगर मैं जनरल लैंग्वेज में समझाऊं, जो खुद स्टेप ले लेना ही सो मोटो कॉग्निजेंस है। यहां पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास जो है वो आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू टेक नोटिस ऑफ इशू अफेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू। उन सारे इश्यूज पे वो नोटिस ले सकते हैं जहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू जो है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रहा है। साथ ही प्रोटेक्ट द डिग्निटी ऑफ इंस्टीट्यूशन, या किसी भी तरह के इंस्टीट्यूशन के डिग्निटी को प्रोटेक्ट करने का भी के लिए भी जो है वो स्टेप ले सकते हैं। साथ ही सेफ गार्ड ऑफ फंडामेंटल राइट एंड इंश्योर द जस्टिस इवन विदाउट अ फॉर्मल पिटीशन। बिना किसी फॉर्मल पिटीशन के कहीं भी अगर ऐसा दिख रहा है जो किसी का फंडामेंटल राइट वायलेशन हो रहा है, किसी इंस्टीट्यूशन की इंटीग्रिटी पे सवाल उठ रही है, या कोई ऐसा अफेक्ट जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कहीं भी अफेक्ट हो रहा है, तो उन सारी चीजों को इंश्योर करने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा खुद से ही जब स्टेप ले लेते हैं बिना किसी फॉर्मल पिटीशन के, तो यही आपका हो गया सो मोटो कॉग्निजेंस लेना। और इस केस में भी यही हुआ है। द कोर्ट allegedly acted without any formal PIL considering the seriousness of the issue। और यहां पे खुद ही जो है बिना किसी PIL के यहां पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा खुद से स्टेप लिया गया इस मुद्दे के ऊपर। अब आप बात यहां पे उठती है क्या, जो व्हाट वाज द एनसीईआरटी चैप्टर कंट्रोवर्सी। देखिए, द कंट्रोवर्सी रिवॉल्व्ड अराउंड द चैप्टर पब्लिश्ड बाय द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। क्या नाम है इसका? द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एनसीईआरटी, इन अ पॉलिटिकल साइंस बुक एंड सोशल साइंस बुक। क्या एलिगेशन मेंशन था उसमें? स्टेटमेंट डिस्कसिंग करप्शन इन जुडिशरी। एक क्लास 8 के सोशल साइंस या पॉलिटिकल साइंस की बुक में यह मेंशन था एक टॉपिक, करप्शन इन जुडिशरी, और क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन अबाउट द जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, जिसमें कि उस टॉपिक को पढ़ने के बाद ऐसा लग रहा था जो वो कहीं ना कहीं जुडिशियल के अकाउंटेबिलिटी पे सवाल खड़ा कर रहा है। साथ ही लैंग्वेज प्रिसीव द अंडरमाइनिंग द पब्लिक फेथ इन अ कोर्ट,
और कहीं ना कहीं उस पूरे स्टेटमेंट को, पूरे जो स्क्रिप्ट था उसको पढ़ने के बाद ऐसा लग रहा था जो पब्लिक फेथ जो है कहीं ना कहीं से डैमेज होगा। The concern was whether the chapter was natural academic critic or the cross the line without the institutional defamation। अब यहां पे सवाल क्या उठता है, जो क्या ये एक नॉर्मल डिस्कशन है, क्या ये नॉर्मल एकेडमिक डिस्कशन है, या फिर जुडिशरी के ऊपर जो है वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क जो है खड़ा किया जा रहा है, उसे डिफेम करने की कोशिश की जा रही है। ये बात यहां पे उजागर होता है। अब यहां पे क्यों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो है इसमें आंख खुला और उन्होंने जो है इसमें सो मोटो कॉग्निजेंस लिया, क्यों लिया ये समझ लेते हैं थोड़ा। देखिए, व्हाई डिड द सुप्रीम कोर्ट इंटरवेन? द जुडिशरी इज वन ऑफ द 3 पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। देखिए, डेमोक्रेसी की जो पिलर्स हैं, जो जिसपे डेमोक्रेसी पूरी टिकी हुई है, जो हमारी सामाजिक व्यवस्था जो टिकी हुई है, वो 3 चीजों पे टिकी हुई है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अब जुडिशरी पे अगर क्वेश्चन मार्क अगर खड़ा हो जाए, जो ये करप्ट हैं, तो कहीं ना कहीं पूरा कानूनी व्यवस्था जो है वो डगमगा जाएगा, कोई विश्वास कर ही नहीं पाएगा। यही बात जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया, हैव व्यूड द इशू एज द पोटेंशियल डैमेज टू द पब्लिक कॉन्फिडेंस इन अ कोर्ट। जो पोटेंशियल कॉन्फिडेंस है पब्लिक का कोर्ट के ऊपर, वो कहीं ना कहीं डैमेज होगा। ठीक है, रिस्क ऑफ इंस्टीट्यूशनल इरेजन, और अगर ये डैमेज हुआ तो पूरी चीजों को संभालना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। द पॉसिबल स्प्रेड द अनवेरिफाइड एलिगेशन अमॉन्ग द स्टूडेंट एंड द कोर्ट हैज constantly held that the public confidence in the judiciary is essential for the rule of law। और ये बहुत जरूरी है जो पब्लिक का कॉन्फिडेंस जो है वो जुडिशरी के ऊपर बना रहे। देखिए, कहीं ना कहीं एक विश्वास जो है वो जुडिशरी के ऊपर बना रहता है, तभी हम ये कह पाते हैं जो हम आपको कोर्ट में देख लेंगे। अगर किसी के साथ भी अगर आपका लड़ाई हो, कोई भी बहस हो, कोई झगड़ा हो, कुछ भी हो, अगर कोई भी नाराजगी है या कोई भी डिस्प्यूट क्रिएट हो रहा है, तो वहां पे हमारे पास एक ही वर्ड होता है, तो चलो आपको मैं कोर्ट में देख लूंगा, क्योंकि सही रास्ता यही है और हमें विश्वास भी उसी पे ऊपर है जो आखिर कोर्ट सही चीजों को देखते हुए सही ऑर्डर पास करेगा, सही जजमेंट देगा और कहीं ना कहीं मुझे रिलीफ मिलेगा। ये विश्वास होना बहुत जरूरी है। अगर इस विश्वास को यहां पे खंडित किया जाए, अगर तोड़ दिया जाए, तो पूरा जो रूल ऑफ लॉ है, पूरा कानून व्यवस्था है, वो कहीं ना कहीं डैमेज हो जाएगा। यही बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसमें कहा गया। लेकिन यहां पे 2 बातें जो हैं वो आ जाती हैं। पहला चीज तो क्या, जो कॉन्स्टिट्यूशन ही हमें ये राइट देता है, आर्टिकल 19(1) फ्रीडम ऑफ स्पीच। आपने ये अक्सर सुना होगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच मिला है हमें, हमारे पास ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जो हम कुछ भी बोल सकते हैं। देखिए, आप कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता जो आप किसी भी पर्सन को डिफेम भी करोगे। इसी के लिए आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 दिया गया है, जो कि आपका रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है समथिंग, जिसमें कि आप किसी भी पर्सन को, किसी भी इंस्टीट्यूट को आप डिफेम नहीं कर सकते, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं कर सकते, या पब्लिक ऑर्डर जो है वो डैमेज नहीं कर सकते। अब ये 3 बातों को हम समझ लेते हैं जो डिफेमेशन क्या है। देखिए, डिफेमेशन मतलब हो गया जो ठीक है, आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट है, लेकिन किसी भी पर्सन को आप डिफेम मतलब बदनाम नहीं कर सकते, या किसी भी इंस्टीट्यूट को बदनाम नहीं कर सकते। लेकिन कई बार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है जो जहां पे फेयर क्रिटिसिज्म किया जाए तो वो डिफेमेशन नहीं माना जाएगा, अगर फेयर क्रिटिसिज्म किया गया है तो ये बात कहीं ना कहीं एक डिस्कशन का पार्ट है। ठीक है, तो यहां पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन क्या है, जो आप डिफेम नहीं कर सकते हो आप। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब ये हुआ जो ठीक है आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन अगर कोर्ट का ऑर्डर आया है जो आपको इस मुद्दे पे ना बोलना है, ना लिखना है, ना कुछ कहना है, लेकिन आप फिर भी बोल रहे हो, तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया। तो आपको ये भी नहीं करना है। ठीक है, आपके पास राइट मिला हुआ है, लेकिन ये रिस्ट्रिक्शन भी आपको ध्यान में रखना है। थर्ड है आपका पब्लिक ऑर्डर। अगर आपको कहीं भी अपना पब्लिक स्पीच देना है या कोई पब्लिकली कोई रिटन नोट आपको पास करना है, उसके लिए अथॉरिटी अगर मना कर रही है, जो इससे कहीं ना कहीं पब्लिक ऑर्डर जो है वो डैमेज होगा, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये भी आपका रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन में ही आ रहा है। ठीक है, और अंडर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971, द स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट और लोअरिंग इट्स अथॉरिटी कैन अमाउंट टू कंटेम्प्ट। तो यहां पे बात यही उठती है जो आखिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किसे माना जाएगा, आखिर डिफेमेशन किसे माना जाएगा, आखिर पब्लिक ऑर्डर को डैमेज होना किसे माना जाएगा। ये बड़ा क्वेश्चन यहां पे क्रिएट होता है जो आखिर ये किसे माना जाएगा। द क्वेश्चन बिकम, डज एकेडमिक डिस्कशन इज अ जुडिशियल करप्शन अमाउंट टू कंटेम्प्ट। अगर क्या हम करप्शन को लेकर के डिस्कशन करते हैं, क्योंकि हाल फिलहाल में ही हमने कई सारे केसेस देखे हैं जहां पे जजेस के ऊपर
जो है वो क्वेश्चन मार्क खड़े हो रहे हैं उनके करप्शन को लेकर के। साथ ही जो है हमने कई सारे अपॉइंटमेंट को लेकर के भी डिस्कशन सुने हैं। तो क्या अगर हम जुडिशियल करप्शन के बारे में डिस्कशन करते हैं तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा? और इज इट द प्रोटेक्टेड क्रिटिकल एनालिसिस? देखिए बात क्या है, एकेडमिक फ्रीडम, तो यहां पे दो बातें हैं, एकेडमिक फ्रीडम वर्सेस इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी। इंडिया हैज सीन द सिमिलर डिबेट अर्लियर, जैसे कि डिस्कशन अबाउट द जुडिशियल अपॉइंटमेंट, जो कि मैंने आपको बताया, कॉलेजियम ट्रांसपेरेंसी एंड द करप्शन एलिगेशन अगेंस्ट द इंडिविजुअल जज। ये बातें हमने कई बार सुना है। तो क्या इस पे डिस्कशन करना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा? The judiciary has accepted constructive criticism in the past judgment, जैसे कि Indirect Tax Practitioner Association versus R.K. Jain, the Supreme Court, fair criticism of the judiciary is permissible provided it's made it a good faith। अगर गुड फेथ में कोई फेयर क्रिटिसिज्म करता है तो वो जो है वो परमिशेबल है। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही कहा गया है। जो अगर कोई फेयर क्रिटिसिज्म कर रहा है जुडिशरी का और गुड फेथ के साथ कर रहा है तो ये जो है आपका परमिशेबल है। साथ ही सिमिलरली कहा गया ब्रह्मा प्रकाश शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, द कोर्ट क्लैरिफाइड दैट नॉट एवरी क्रिटिसिज्म अमाउंट टू अ कंटेम्प्ट। और यहां पे ये भी कहा गया जो सारे क्रिटिसिज्म को जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं माना जाएगा। तो ये यहां पे बहुत ही बड़ा डिस्कशन पार्ट है। और इस मुद्दे पे भी व्हाट कुड बी द कोर्ट पॉसिबल डायरेक्शन, क्या हो सकता है पॉसिबल डायरेक्शन? If the Supreme Court proceed in such matter, it could be seek the explanation from NCERT, जो कि अभी एक्सप्लेनेशन मांग ही रखा है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। अभी नोटिस इशू करके NCERT से पूछा है जो आखिर ये स्क्रिप्ट लिखने का क्या रीजन है, साथ ही इसके पीछे कौन लोग थे, वो सारी चीजें उनसे पूछा गया है। एंड डायरेक्ट रिव्यू एंड मॉडिफिकेशन ऑफ द चैप्टर, ये भी कहा गया है जितने भी बुक्स पब्लिश किए गए हैं उनको जो आप लें और नया पब्लिकेशन करें। Issue guidelines on the academic writing concerning the constitutional institution and clarify limit the criticism regarding the judiciary। तो ये कुछ जो है वो पॉसिबल हो सकते हैं जो कोर्ट का डायरेक्शन हो, और इसमें से कुछ डायरेक्शन अभी हुए भी हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के। लेकिन ये सारे मुद्दे जो हैं वो काफी बड़े कंट्रोवर्सी टच हैं, जैसे कि सेपरेशन ऑफ पावर, जुडिशियल इंडिपेंडेंस, एजुकेशनल ऑटोनॉमी एंड द डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी। ये सारे टॉपिक जो हैं वो बहुत ही बड़े मुद्दे हैं, बड़े कंट्रोवर्सी के डिबेट्स हैं। तो इस पे आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पे, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। थैंक यू सो मच।